गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। तो हमने ज्योग्राफी के हैं जो 3 चैप्टर आपने कवर कर लिए हैं। तो आज हम ज्योग्राफी का जो है 4th चैप्टर मानचित्र उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, मानचित्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। पढ़ा था ना, ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप। ठीक है, ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी में के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिले, शहर, गांव, इन सब के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना ही उपयोगी साबित होता है, मतलब उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ठीक है, क्या साबित नहीं होता? उपयोगी ग्लोब। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें बता रहा है कि ये जैसे कि हम किसी भी देश, राज्य, शहर, जैसे हम अपने ही शहर को लगा लो, अगर हम ग्लोब में ढूंढेंगे तो ग्लोब में वो चीज़ नहीं दर्शाई जाती। लेकिन जो मानचित्र होता है, मैप होता है, उसमें जैसे अब हम एक राज्य का मैप ले लेते हैं, जैसे हरियाणा का, यूपी का, कोई भी मैप ले लेते हैं, उसमें हमारे जो स्टेट हैं वो दर्शाए जाते हैं और ज़िले, हर चीज़ दर्शाई जाती है किसमें? मानचित्र में। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके भाग का मापने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। ठीक है, मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। ठीक है, एटलस आती है ना, एक बुक टाइप में आता है, तो उसमें बहुत सारे, मतलब हर राज्य के, स्टेट के ऐसे चित्र सबको एक साथ रख दिया जाता है, उसको क्या क्या बोला जाता है? फिर एटलस। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों में एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मतलब ग्लोब की अपेक्षा मानचित्रों में ज़्यादा जानकारी होती है। जो ग्लोब होते हैं उनमें तो जैसे शहर, मतलब शहर तो नहीं दर्शाए जाते। ग्लोब पे बड़े बड़े द्वीप, महाद्वीप, सागर, ये चीज़ें दर्शाई जाती हैं। और जो मानचित्र होते हैं उन पे हम अपने शहर, नदियाँ, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें भी दर्शा सकते हैं, वन क्षेत्र, ये सारी चीज़ें। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र चित्र क्या होता है? तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, सीटेट में जब क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, एग्ज़ाम में, तो उसमें आपको ऑप्शन में दे देगा, पहले हेडिंग देगा ऊपर कि ये भौतिक मानचित्र कौन से हैं, राजनीतिक मानचित्र कौन से हैं, थीमेटिक। ठीक है, ऐसे। तो इसमें और एक साइड आपको ऑप्शन दे देगा, तो मैच इट भी करना होगा या फिर ऑप्शन वाइज दे देगा कि भौतिक मानचित्र कौन से होते हैं। तो भौतिक मानचित्र जैसे, भौतिक मानचित्र में क्या आते हैं? पर्वत आते हैं, पठार आते हैं, मैदान आते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? भौतिक या उच्चावच मानचित्र। ठीक है, तो राजनीतिक मानचित्र, तो जैसे ही नाम से पता चल रहा है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो भौतिक मानचित्र कौन से? जिसमें पर्वत, पठार, मैदान दर्शाए जाते हैं। और राजनीतिक से राज्य याद कर लीजिएगा आप, है ना। राजनीतिक से राज्य याद कर लीजिए, राज्य, नहर, नगर, गांव, ये सब राजनीतिक में आते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी थीम पर, जैसे कोई सड़क बना रहा है तो एक थीम लगा लो उसको, सड़क का मानचित्र, वर्षा का मानचित्र, वन, मतलब वर्षा को कैसे दर्शाया जाता है, वन को, इन सब को दर्शाने के लिए जिस चित्र का, मतलब जिस मानचित्र का प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, फर्स्ट हमारा है
भौतिक मानचित्र, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ दर्शाई जाती है, जो भौतिक होते हैं, ठीक है। उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं इसको। राजनीतिक, जिसमें राज्य, शहर, नगर, गांव इनको दर्शाया जाता है, इसको राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र, जिसमें मतलब सड़क सड़क का मानचित्र दर्शाया गया है, वर्षा का दर्शाया गया है, वन, इन सब का जो दर्शाया गया है उसको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं। 3 घटक कौन सी है, मतलब जब दूरी मतलब उसमें दूरी दिखाई जाती है, दर्शाई जाती है, दिशा दिखाई जाती है, प्रतीक मतलब चिन्ह भी दिखाए जाते हैं कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है, उसके चिन्ह मानचित्र पर दिखाए जाते हैं ना। और दिशा भी बताई जाती है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ठीक है। ऐसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, दूरी बताई जाती है कि इतने डिस्टेंस पे है ये चीज़ें। तो चलिए हम पहले हेडिंग हमारी है दूरी। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विषय या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे, ठीक है। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर व्यक्त किया गया है। तो ये इधर समझाया गया है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। मतलब जब हम किसी भी मतलब महाद्वीप और देशों को कागज़ पर दिखाते हैं तो छोटे पैमाने का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन सेम आया हुआ है सीटेट में। जब हम मतलब महाद्वीप और देशों को दिखाते हैं तो कौन सा पैमाना यूज़ करते हैं, छोटा या बड़ा। तो हम छोटे पैमाने पे मतलब ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, महाद्वीप, देश, ठीक है, सागर, महासागर, इनको किस पे दर्शाते हैं, छोटे पैमाने पे। और जो छोटी होते हैं उनको बड़े पैमाने पर दर्शाया जाता है, ठीक है। किसी भी शहर, इस गांव, शहर, ठीक है, ये जो छोटे होते हैं उनको बड़े पैमाने पर दर्शाया जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं, मतलब ये यहाँ से शुरू करते हैं। महाद्वीप या देशों को कागज़ पर दिखाने के लिए छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है ना। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव, शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। मैंने बताया ना, जैसे ऊपर अगर हम देखिए, आप इसको इजीली ऐसे याद रख सकते हैं। जो छोटा पैमाना होता है उस पर बड़ी चीज़ें दिखाई जाती हैं और बड़े पैमाने पर छोटी। उल्टा कर दीजिएगा इसको, ठीक है। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा बहुत अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो एक एक्टिविटी दी गई है, देखिए यहाँ देखते हैं। दिशा, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है दिशा। अधिकतर मानचित्रों के में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है ना। देखिए इधर, ठीक है, जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। इधर दिखाया गया है। ये मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में भी आपको समझाया था। देखिए जैसे ये है, जो ये हमने प्लस का निशान जैसे बना लिया आप समझाने के लिए। तो जो ऊपर की साइड होता है वो उत्तर होता है, यानी कि नॉर्थ। और नीचे की साइड होता है साउथ, यानी कि दक्षिण, ठीक है। इस साइड होता है पूर्व,
ईस्ट और इस साइड वेस्ट, एक सेकेंड, वेस्ट, ठीक है। और जो ये इन दोनों के बीच की जो दिशा बनती है ये वाली, तो ये क्या बन गई, उत्तर और पूर्व वाली, ठीक है। इसको ऐसे समझेंगे, ऊपर की साइड उत्तर, नीचे की साइड दक्षिण, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और जो ये वाली दिशा बनती है नॉर्थ और ईस्ट के बीच की, इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट साइड। और जो ये नीचे वाली बन गई तो साउथ ईस्ट, ठीक है, ये वाली दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट। और जो ये वाली बन गई इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, ये वाला जो इनका बीच का कोण हो गया। और ये साउथ वेस्ट, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं, ये तो हमने हो गया है हमारा, ठीक है। चार मुख्य दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है इनको, प्रधान दिग्बिंदु। बीच की चार दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, जैसे मैंने आपको समझाया। जो ये बीच की दिशा आपकी होती है ये वाली, तो इसको और इसको प्लस कर दो, उत्तर और पूर्व। जो ऊपर वाला है उत्तर और साइड में ये है पूर्व, ये दक्षिण पूर्व हो गया, ठीक है। ये दिग्बिंदु होते हैं हमारे। ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ये हो गया उत्तर पश्चिम, ठीक है। आसान सा है, अगर हम समझने की कोशिश करेंगे इसको, बिल्कुल एक मतलब अपने माइंड में ना मैप बनाते चलिएगा, इमेज बनाते चलिए, बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। 6th क्लास की एनसीईआरटी है ये, ठीक है। तो चलिए यहाँ से एक एक्टिविटी है, इधर से देखते हैं प्रतीक के बारे में। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से हम मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये दिखाई गई हैं, ठीक है। रेलवे लाइन के लिए बड़ी लाइन मीटर, ये इस तरीके से। यहाँ पे कच्ची सड़कों के लिए ये पक्की सड़कों के लिए डॉट डॉट में कच्ची सड़कें। जैसे हम कि कोई भी अगर हम चित्र बनाते हैं तो पहले उसको डॉट 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 करके बनाते हैं। जैसे बच्चों को काम देते हैं स्टार्टिंग में, तो जो डॉट है वो कच्चा काम है, जो पूरी लाइनें खींची हुई हैं वो पक्की सड़कें हैं, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय समय सीमा है, ये राज्य की सीमा है, ये ज़िले की, ठीक है। इस तरीके से ये वाली नदियाँ दिखाई गई हैं, ये बड़े डॉट वाला कुआं दिखाया गया है, इस तरीके से ये तालाब दिखाया गया है, ये नहरें हैं और ये पुल हैं, ठीक है। जैसे ये दिखाया गया, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, ओ सारा ही चला गया, चल कोई बात नहीं, हम इधर आए हुए हैं। ये मंदिर दिखाया गया है, ये इधर मंदिर दिखाया गया है, ये गिरजाघर है, ठीक है, ये मस्जिद है, तो ये चर्च है ना। गिरजा घर मतलब चर्च। ये छतरी। पीओ से पोस्ट ऑफिस हो गया, पी से पोस्ट, ओ से ऑफिस, पीटीओ पोस्ट एंड एवं टेलीग्राफ ऑफिस, और ये पीएस से पुलिस स्टेशन, ठीक है। ये बस्तियां दिखाई गई हैं रेड से, ये ऐसे कब्रिस्तान दिखाया गया है, ये पेड़ तो आपको पता ही चल गया, ग्रास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इधर, यहाँ से देखते हैं। चिन्हों की सहायता से द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति से एक सेकेंड, ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। इन जो ये दिखाए गए हैं ऊपर, इनको क्या बोलते हैं, रूढ़ प्रतीक, ठीक है। इधर देखिए,
यहाँ देखते हैं, विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, पानी को नीले रंग से डिनोट किया जाता है। भूरा रंग पर्वतों का दर्शाया जाता है। जो पठारों का रंग होता है वो पीला होता है। और हरा रंग मैदानों का मैदानों में घास होता है तो उनको हरे रंग से दर्शाया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये सीटेट में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पठारों का रंग कैसा होता है, तो पठारों को कैसे रंग से दर्शाया गया है, पीले रंग से। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में साथ साथ कमेंट करिएगा, नीले रंग को किस मतलब नीले रंग का इस्तेमाल किसके लिए होता है, जलाशयों के लिए, जो नदी झरने ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, तालाब, तो नीले रंग के लिए जलाशयों का प्रयोग होता है। भूरे रंग के लिए पर्वत होते हैं ना ब्राउन कलर के, भूरे रंग के लिए पर्वतों का, पीला रंग जो है पठारों के लिए प्रयोग किया जाता है, और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। हरे मतलब उसमें ग्रास होता है तो मैदानों के लिए। ठीक है, जब मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आपको करवाऊंगी तो उनमें ये चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। ये वाले क्वेश्चन जुलाई वाले सीटेट में जो है, ये 2024 में जो जुलाई वाला सीटेट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पठारों को किस रंग से दर्शाया जाता है, तो पठारों को पीले रंग से दर्शाया जाता है। पठार कैसे होते हैं, पीले रंग के। और मैदान कैसे होते हैं, मैदानों में घास होता है तो मैदान होते हैं हरे रंग के। जो हमारे पहाड़ होते हैं, पर्वत कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं ना, तो उनको भूरे रंग से दर्शाया जाता है। और जल कैसा होता है, हमारी पृथ्वी पूरे मतलब नीले रंग से ढकी हुई है ना, ऐसे बोलते हैं जल से ढकी हुई है, नीलाग्रह भी कहते हैं, तो जलाशय जो होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा ये है। और जो भी स्टूडेंट्स नया जुड़ा है इस चैनल से तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, रेखा चित्र, इससे बस होता क्या है कि हमारा भी हौसला बढ़ जाता है कि आप लोगों को हमारा ये कंटेंट है जो हम दे रहे हैं आपको, ये आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है। ठीक है, इसी कारण, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, लाइक से कुछ और होगा, पर प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी एक क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान पर सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बनाता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखा चित्र। हाँ, मतलब कई बार हम भी जब स्कूल से जाते थे तो जो है फ्रेंड्स बताते थे कि हमारे घर आना है, और हमें घर का पता नहीं होता था तो हम बताते थे कि आपको पहले सीधे जाना है, फिर आपको राइट जाना है, फिर लेफ्ट जाना है, फिर आगे मंदिर है, और वहाँ पे मतलब कुछ भी बताते थे ऐसे, फिर हमारा घर आ जाएगा। तो ऐसे ही हम अपने माइंड में उस चीज़ को करके, या फिर एक हाथ पे पेन लेके हाथ पे बना देते थे कि हाँ ऐसे ऐसे उन्होंने बताया तो ऐसे हमें जाना है, तो उसको क्या बोलते थे, रेखा चित्र मानचित्र। ठीक है, तो चलिए खाका देखते हैं, खाका क्या होता है। एक सेकेंड, इधर देखते हैं खाका। ठीक है, एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहते हैं। मतलब छोटे क्षेत्र का पैमाना, एक सेकेंड, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। ठीक है, एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, कि जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र से नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, तो चलिए स्टूडेंट्स, ये देखिए छोटा सा अपना एक ये चैप्टर था आज, जो जियोग्राफी का जो 4th चैप्टर था हमने वो भी आज कंप्लीट कर लिया है, और इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप जिस भी स्टूडेंट्स ने जो बाकी के 3 चैप्टर थे वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और आप देखिए। ठीक है,
और अभी सीटेट में बहुत टाइम है, तो उसके लिए हम आराम से हर अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। रिवीजन भी मैं बहुत अच्छे से करवाऊँगी आपकी। मैं अभी अपने जो नोट्स हैं वो मैं तैयार कर रही हूँ, और आपको नोट्स भी प्रॉपर रूप से यूट्यूब पे ही मैं उनको पढ़ा दूँगी, ठीक है। आपको उनकी से रिवाइज हो जाएगी अपनी, ठीक है। तो ये आगे अपना ये बता रखा है कि मानचित्र के, चलिए ये देखते हैं अभ्यास में ना। बताइएगा मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं, बताइए कौन से थे हमारे 3 घटक। बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मानचित्र के जो हमारे 3 घटक कौन कौन से थे। भौतिक, चलिए मैं हिंट दे देती हूँ आपको, एक भौतिक था, एक राजनीतिक, तीसरा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से थे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखिए, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा आता है, बताओ जल्दी जल्दी, इसका कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जिसमें वृक्ष के वितरण को दिखाते हैं वो कौन सा मानचित्र होता है, ठीक है। और नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए होता है, बताओ। मैंने बोला था ना, उसमें सीटेट में आया हुआ था, उसमें उसका पठारों का पूछा गया था, इसमें नीले रंग का पूछा गया है, ठीक है। नीले रंग का किसको दर्शाया गया है, जलाशयों को, ठीक है, जलाशयों को दर्शाया गया है। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है, बताओ। दिक् सूचक का उपयोग कैसे किया जाता है, बताओ जल्दी जल्दी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और पैमाना आवश्यक है किस लिए, पैमाना किस लिए आवश्यक है। तो ये हमारा जो है चैप्टर 4 मानचित्र जो है हमने किया था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और जो है उसका हिस्ट्री का भी, हिस्ट्री के हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। 4 हो गए या 5 हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, पॉलिटी की वीडियो में। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, जो मैंने पूछा है, जो आपको होमवर्क दिया है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।